हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक फ्रेंड ने कमेंट्स किया है कि मुलजिम की गिरफ्तारी से लेकर और माननीय न्यायालय तक उसे जो भेजा जाता है, इस बीच में पुलिस की क्या प्रक्रिया रहती है, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक वीडियो बनाएं। तो जब से एफआईआर पंजीकरण होता है और उससे माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेजने तक की प्रक्रिया जो पुलिस की है, उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो वो व्यक्ति अपने से संबंधित हुई उस घटना का पूरा विवरण लिख के पुलिस के थाने में जाता है मुकदमा लिखाने के लिए, और वो उसको पुलिस की भाषा में तहरीर कहते हैं, प्रार्थना पत्र कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही उसने थाने में तहरीर दी तो संबंधित थानाध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि तुरंत अगर संज्ञेय अपराध की है तत्काल उसको लिखा जाए। एफआईआर संज्ञेय असंज्ञेय दो तरह की होती है। एक चीज यहाँ और ये क्लियर करना जरूरी है कि जो संज्ञेय होती है वो कहीं भी लिखाई जा सकती है और जो असंज्ञेय होती है वो उसी थाना क्षेत्र में लिखाई जाती है। तो जैसे किसी थाना क्षेत्र में कोई घटना हुई और कोई व्यक्ति तहरीर लेके आया, थानाध्यक्ष को उसने तहरीर दी, थानाध्यक्ष उस तहरीर को पढ़ने के बाद उसको धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर पंजीकृत कर लेगा और एफआईआर पंजीकरण के साथ उसको या जो विवेचक है उसको सारे अधिकार मिल जाएंगे। उस मुलजिम की अगर चाहे तो गिरफ्तारी कर सकता है, उसका बयान लिख सकता है, या जो उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो करने के सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यदि एनसीआर लिखी गई है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं जिसे, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो धारा 155 के तहत उसको पंजीकृत किया जाएगा। और पंजीकृत करने के साथ ही जो व्यक्ति आया है लिखाने, उसे ये बता दिया जाएगा कि अब आप अपनी पैरवी न्यायालय में करें। क्यों? क्योंकि एनसीआर पंजीकृत होने के बाद उसमें विवेचना का अधिकार, जब तक माननीय न्यायालय से आदेश न मिल जाए, विवेचना का अधिकार नहीं है। तो उसी में जो है, पहले जब लिखी जाती थी जिल्द पे, तो उसी में लिख दिया जाता था कि वादी को हिदायत की गई कि चाराजोई न्यायालय में करे। चाराजोई माने अपनी पैरवी करे। कुछ उर्दू के शब्द हैं जो पुलिस के चलन में हैं। तो अच्छा, अब मान लीजिए एनसीआर लिखी गई और वो वादी चला गया न्यायालय में। न्यायालय में एप्लीकेशन देगा अपने वकील के माध्यम से, न्यायालय आदेश कर देगा। तो 155 की सब सेक्शन 2, जिसके तहत कोर्ट आदेश कर देता है संबंधित थाने को, और उसमें विवेचना शुरू हो जाती है। विवेचना जब शुरू होती है तो गिरफ्तारी के अलावा बाकी सारे काम संज्ञेय अपराध वाले होंगे। जैसे संज्ञेय अपराध संज्ञेय अपराध की घटना घटित हुई, हमने मुकदमा लिखा और उसमें सारे अधिकार हमें प्राप्त हो गए। वैसे ही जब न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा तो 155(2) में भी हमें सारे अधिकार प्राप्त होंगे, सिर्फ इस बात को छोड़कर के उस मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं करेंगे जो आरोपी है। ठीक। अच्छा, उसके बाद में अब मान लीजिए मुकदमा लिख गया, विवेचक को एफआईआर कॉपी मिल गई, एक एफआईआर की कॉपी उस संबंधित वादी को दे दी गई। विवेचक को जो कॉपी मिली वो उसे पढ़ने के बाद उसमें संबंधित व्यक्तियों के बयान लिखना शुरू करता है। तो वो जो बयान लिखता है वो धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान पंजीकृत करता है और उन बयानों पर, वो सभी के बयान होते हैं, चाहे जिसके बयान हो, चाहे मुलजिम के हों, चाहे आरोपी के हों, या कोई चश्मदीद गवाह हो, या कोई औपचारिक गवाह हो, या वादी हो, जिसके भी बयान लिखेगा वो धारा 161 सीआरपीसी के बयान माने जाएंगे। और उनको पंजीकृत करने के बाद, उनके बयान लिखने के बाद, यदि विवेचक को ये लगता है कि इनमें से किसी के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया जाना आवश्यक है, तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान कराएगा।
अच्छा, अब उसके बाद में 164 के बयान करा लिए। अब हम जो मुकदमे में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अब गिरफ्तारी का अधिकार हमें दिया गया है सीआरपीसी की धारा 41 में। उसमें कई पॉइंट हैं कि किन किन लोगों को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। उसमें अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो 41 के तहत हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये धारा 46 में बताया गया है, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, पहले से देख लेना। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो बताना कि यहाँ ये दिक्कत आ रही है, अलग से डाल देंगे। धारा 47 सीआरपीसी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां हमको ये लग रहा है कि मुलजिम इसमें छिपा हुआ है, तो हम धारा 47 के तहत उस स्थान की तलाशी ले सकते हैं। ये धारा 47 बताती है। धारा 48 में यह है कि जो भी संज्ञेय अपराध का आरोपी हम भारतवर्ष में उसकी कहीं भी पीछा कर सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हम पूरे भारतवर्ष में हर जगह कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखें कि उसमें धारा 49 ये भी बताती है कि हम अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं करेंगे। गिरफ्तारी के लिए जितना आवश्यक बल है उतना ही हम प्रयोग करेंगे, अनावश्यक बल नहीं। धारा 50 ये बताती है कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी का कारण और जमानत के अधिकार की सूचना दी जाएगी। 51 में यह है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी जामा तलाशी ली जाएगी। यदि कोई उससे असला वसला बरामद होता है तो धारा 52 में बताया गया कि उसको अपग्रेड कर लिया जाएगा, उसका अलग से मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा, गिरफ्तार हो गया, उस जामा तलाशी हो गई उसके बाद में उसको हम 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते। 24 घंटे ही अधिकतम रख सकते हैं अपनी अभिरक्षा में। उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये हमें धारा 57 बताती है। जब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो वो 167 सीआरपीसी के तहत यदि 24 घंटे में विवेचना पूरी नहीं होती तो अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये 167 सीआरपीसी बताती है। और कोई विवेचना ऐसी नहीं होती जो 24 घंटे में पूरी हो जाए। हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसी विवेचना रही हो जो 24 घंटे में पूरी हो गई हो। तो जाहिर सी बात है कि जिस अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे में पूरी नहीं होती तो एक रिमांड प्रपत्र और भेजा जाता है केस डायरी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें पुलिस अभिरक्षा से उस अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय वारंट बनाकर उस अभियुक्त को जेल भेज देता है। मुलजिम जेल में रहता है जब तक विवेचना चलती है तब तक, या जब तक चार्जशीट लगती है तब तक, या जब तक उसकी जमानत नहीं हो जाती तब तक। ये सब माननीय न्यायालय निर्धारित करता है कि उसने किन धाराओं का आरोपी है तो कितने दिन तक उसके विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित की जानी चाहिए। अच्छा, 167 में जब न्यायिक अभिरक्षा में मुलजिम चला गया, जेल में है, तो उसके विरुद्ध जो विवेचना चल रही थी तो विवेचक चार्जशीट लगाएगा। 173 के तहत चार्जशीट लगा दी जाती है और चार्जशीट माननीय न्यायालय चली जाती है। उसके बाद माननीय न्यायालय का काम शुरू होता है। वो माननीय न्यायालय संबंधित गवाहों को, वादी को, जो गवाह हैं वो सबको समन इशू करता है। और वो विवेचक जो है जब चार्जशीट 173 में भेजता है तो उसमें सब लोगों के गवाहों के उस पर बयान वो लिखे जाते हैं, नाम कि ये इस मुकदमे में गवाह हैं। उन पे माननीय न्यायालय समन इशू करता है। समन जैसे कि पता ही है 61 में है, और समन पे नहीं आते हैं तो धारा 70 में वारंट बताया गया है। वारंट पे भी नहीं आते हैं तो धारा 83 में कुर्की है। किसी न किसी तरीके से आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही है, ये पुलिस का काम है। तो ये अपराध पंजीकरण से लेके, जब से एफआईआर पंजीकृत हुई तब से लेके और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तक की इतनी पुलिस की व्यवस्था है। अब इसमें आपका सवाल क्लियर हो गया हो तो ठीक है, न हुआ हो तो बताना, फिर आगे फिर से प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।